राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद आशीष पर। आज हम इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो है पहले चैप्टर का, कक्षा 12 का जो चैप्टर होता है जिसका नाम होता है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे वन शॉट। इसका मतलब ये है कि आज हम इस वीडियो के अंदर पहले चैप्टर को पूरे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स में चर्चा की जाएगी, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है, बल आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एंड तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या खास होने वाला है। क्लास 12 के लिए फिजिक्स का पहले चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो आपके सामने पड़े हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है आपके सामने वैद्युत आवेश, इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। दोनों के लिए स्लाइड बनाई गई है तो आप आराम से देख सकते हैं। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आवेश कहां से आया, कैसे क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मोटी मोटी बात आपको बताएंगे कि आवेश क्या होता है। जब भी हमारे पास आवेश की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है, आवेश किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है। आवेश किसी भी वस्तु का क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, ये आंतरिक गुण होता है हर एक ऑब्जेक्ट का। हर एक ऑब्जेक्ट का ये क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। ठीक है, आवेश क्या है? हर एक वस्तु का आंतरिक गुण होता है, जिसके कारण मतलब आवेश के कारण, इसके कारण क्या होता है? जिसके कारण मतलब आवेश के कारण, जिसके कारण वस्तु हल्के हल्के पार्टिकल को, जिसके कारण वस्तु हल्के हल्के जो हमारे पास कण होते हैं, हल्के हल्के कणों को क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित करता है, हल्के हल्के कणों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है? अपने पास हल्के हल्के पार्टिकल को क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे आपने बचपन में वो तो किया ही होगा कि हम जब अपने बालों से कंघी को रगड़ते हैं, या बालों से हम पटरी को रगड़ते हैं, या बालों से हम पेन को रगड़ते हैं, फिर हमारे पास आसपास रखे हुए छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास जब आप पटरी को या पेन को या फिर कंघी को ले जाते हो तो उस कंघी या पटरी में जो कागज होते हैं वो क्या करने लगते हैं? चिपकने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आकर्षित करने का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट होना। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल वहां क्या होने लगते हैं? अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो समझ जाओ उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, आवेश आ गया है। तो आपसे पूछा जाए कि आवेश क्या होता है, तो आपको बताना है आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो हल्के हल्के पार्टिकल को आकर्षित करती है या फिर अट्रैक्ट करती है। इतनी बात क्लियर है। फिर बात करेंगे कि आवेश आया कैसे। आवेश आया कैसे? आवेश वहां पर कैसे आया, कैसे उस ऑब्जेक्ट ने आकर्षण का गुण दिखाया। तो आवेश आने का तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, कोई भी वस्तु हमारे पास होती है, तो हर एक वस्तु के पास, ये तो आपने सुना ही होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। हर एक वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे पार्टिकल को हम केमिस्ट्री की भाषा में परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर सबको पता है क्या क्या होता है बेटा। कोई भी परमाणु अगर हमारे पास होता है तो उसके पास सबसे पहले तो एक धनावेश होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, नाना और पापा, बोले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और बाहर क्या होते हैं बेटा? कक्षाएं होती हैं। नाभिक के बाहर क्या होती है? कक्षाएं। और कक्षाओं में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एनपीई हर एक परमाणु में पाया जाता है। एनपीई क्या होता है? हर एक परमाणु के अंदर देखने को हमें मिल जाता है। हर एक परमाणु के अंदर क्या देखने को मिल जाता है? आपको एनपीई देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जो एनपीई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु बनी किससे है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। अच्छा, जो हमारे पास बेटा न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं वो एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बॉन्डेड होते हैं बहुत तेज।
जिस जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, बंधे रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेटा फ्री होता है, फ्री होने का जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो वो बाहर चला जाता है या दूसरे से आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु चार्ज कब होती है उसको समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। आप ये समझिए कोई भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी है, परमाणु से। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तो कोई मतलब है नहीं, मतलब किसको है, इलेक्ट्रॉन को। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है, जब भी किसी वस्तु से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है या त्याग जाता है, डोनेट होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, त्याग किया जाए। जब भी किसी वस्तु को से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए या किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन आए, क्या हो, इलेक्ट्रॉन आया या इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, चाहे तो रिसीव हो चाहे डोनेट हो। अगर वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को किया डोनेट, अगर वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट, तो जो वस्तु है वो बेटा हो जाएगी धनावेशित। क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अगर कोई भी वस्तु ने, कोई भी ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो वो हो जाएगी बेटा पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु। वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, ऋणावेशित हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब हम चीजों को रगड़ते हैं, जब हम चीजों को रगड़ते हैं, बालों से रगड़े या किसी चीज से रगड़ते, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो कंघी से जब बालों को रगड़ा जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। और जब वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो टिनी पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर खींचने लगती है। इतनी बात क्या क्लियर है। तो यहां से एक बात और क्लियर हुई बेटा कि हमारे पास जो आवेश है वो कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक धनावेश हुआ और एक ऋणावेश हुआ, एक धनावेश हुआ और ऋणावेश हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे समझते हैं, आगे कहानी समझते हैं। बेटा पूरी फिजिक्स का जो हीरो है, पूरी फिजिक्स का जो हीरो है, फर्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें और हीरो की बात करें, पूरे फर्स्ट बुक का जो हीरो है, अपना कैरेक्टर है, उसका नाम बेटा है आवेश। क्या नाम है, आवेश नाम है, चार्ज नाम है। अगर आपने आवेश को बहुत अच्छे से समझ लिया तो समझ लो आपने पहली बुक का एक हीरो का कैरेक्टर पूरा समझ लिया है। ठीक है, कैसे आवेश आया, कितने प्रकार का हुआ, ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं आवेश को हम सर किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का जो नोटेशन आपको देखने को मिलेगा बेटा, वो आपको मिलेगा क्यू। क्या देखने को मिलेगा, क्यू। जहां जहां आपको क्यू दिखेगा पूरी फिजिक्स में, आपको दिमाग में क्लिक करना है किसकी बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है। ठीक है सर, इसके बाद बात करते हैं आवेश क्या, इसके बाद बात करते हैं कि आवेश की जो हमारे पास मात्रक होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है। ठीक है, और यूनिट के बाद हम लोग बात करेंगे इसकी विमा की, यानी डायमेंशन की बात करेंगे। इसके बाद डायमेंशन की बात करेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करेंगे ये राशि कैसी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बात करेंगे कैसी क्वांटिटी हमारे पास होने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिट की। तो यूनिट निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है बेटा फॉर्मूला। तो आपने कक्षा 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, Q अपॉन टी पढ़ा होगा, Q अपॉन टी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, चार्ज अपॉन टी पढ़ा होगा। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, I इंटू टी मिल जाएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल सर, अगर आपको I इंटू टी यहां पर मिल गया, अगर I इंटू टी मिल गया तो आप चार्ज की यूनिट निकालनी है। तो चार्ज की यूनिट वही होगी जो आई टी की होगी। अब I क्या है, करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है आपके पास, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई। तो आप अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या निकल के आई आपके सामने, यूनिट निकल के आई आपके पास एम्पियर सेकंड। क्या निकल के आई बेटा, एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर सेकंड, या और इसको हम लोग बेटा कूलाम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कूलाम कह देते हैं। एम्पियर सेकंड कह लो या फिर क्या कह लो आप, कूलाम कह लो। ठीक है, एक ही मतलब होता है। ये कौन सी यूनिट है आपके पास, एसआई यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन निकालने का बहुत अच्छा फंडा है कि आपको फॉर्मूला पता है या आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, देखो जरा। एम्पियर की यूनिट क्या होती है, ए। टाइम की, सेकंड की यूनिट क्या होती है, टी। तो चार्ज की यूनिट क्या बन गई आपके पास, आवेश की यूनिट क्या बन गई आपके पास, एटी। राशि कैसी है आपके पास,
ये स्केलर क्वांटिटी होने वाली है, यानी अदिश राशि होने वाली है आपके पास। कौन सी राशि होने वाली है आपके पास? अदिश राशि आपके पास होने वाली है। ठीक है, ये आपके पास अदिश राशि होने वाली है। इतनी बात क्या क्लियर हो गई आपके पास? ठीक है। अगर हमने बात की है कि यहाँ पर ऐसा यूनिट है, तो क्या सर इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है? तो आपको कुछ यूनिट्स और याद रखनी है। तो आपको कुछ यूनिट और याद रखनी है, किसकी? चार्ज की। तो चार्ज की आपको कुछ यूनिट और याद रखनी है जो आपको बहुत काम देंगी। ठीक है, अगर हम आप चार्ज की और यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट है आपके पास सीजीएस यूनिट। चार्ज की कौन सी यूनिट? सीजीएस। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है इसको हम लोग फ्रैंकल कह देते हैं या ईएसयू कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? ईएसयू, या इसको फ्रैंकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्रैंकल। ठीक है, ईएसयू या फिर फ्रैंकल भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक यूनिट भी होती है इसकी। कौन सी यूनिट होती है? मैग्नेटिक, यानी चुंबकीय मात्रक भी होता है ये। मैग्नेटिक यूनिट की अगर हम बात करें, चार्ज का एक मैग्नेटिक यूनिट भी होती है, जिस यूनिट को, इस मैग्नेटिक यूनिट को हम लोग बेटा कहते हैं ईएमयू। क्या कहते हैं? ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो हमने पूछा जाए मैग्नेटिक यूनिट क्या है चार्ज की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। और सीजीएस यूनिट क्या है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ आपको एक चार्ज का सबसे बड़ा जो हमारे पास मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक, चार्ज का सबसे बड़ी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बेटा फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडे कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चार्ज का सबसे बड़ा जो यूनिट होगी उसको आपको क्या कहेंगे? फैराडे कहेंगे। अच्छा, कुछ रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, वो क्या है? 1 कूलाम इज इक्वल टू, आपको याद रखना है 3 × 10 की पावर 8, सॉरी 10 की पावर 9 ईएसयू होता है। ईएसयू होता है। ठीक है, 1 कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? 3 × 10⁻⁹। इसके बाद 1 कूलाम में इज इक्वल टू, आपके पास ध्यान रखना है 1/10 ईएमयू होते हैं। 1/10 ईएमयू होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ एक लास्ट आपको याद रखना है कि 1 फैराडे में बेटा, 1 फैराडे में आपको याद रखना है कि 96500 कूलाम होते हैं। 96500 कूलाम होते हैं। ये बात आप अगर चार्ज के बारे में याद रख पाते हैं तो इस तरीके से आपकी चार्ज की कहानी क्या हो जाती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई थिंक इतनी बातें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी हमारे पास है। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। आवेश के गुण क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? जैसे हमारा मानव का व्यवहार है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, अच्छाई के गुण, बुराई के गुण, रोने के गुण, गाने के गुण, इस तरीके से प्रॉपर्टी। ऐसी चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। बेसिक आपको 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है चार्ज की। वो कौन कौन सी है उनको आप देख लीजिए। चार्ज की बेसिक कितनी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है? 3। तीनों प्रॉपर्टी को समझाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं आवेश का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण नियम, कौन सा नियम? आवेश का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ, इसको क्या कहते हैं आप? कंजर्वेशन लॉ कह देते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है आवेश का योज्यता नियम। आवेश का योज्यता नियम, आवेश का योज्यता नियम, जिसको हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी कह देते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद आपको याद रखना है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्या याद रखना है? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम लोग बोल देते हैं। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कह देते हैं। ठीक है, आवेश का क्या देखना रखना है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं क्या कहानी हमारे पास होती है। ई आवेश का जो हमारे पास संरक्षण नियम है, जो पहली प्रॉपर्टी है, ये क्या कहता है? इसका सीधा सीधा सा स्टेटमेंट है, इसका सीधा सीधा सा स्टेटमेंट है, कथन है। क्या कथन है? कि आवेश को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना आप क्या कर सकते हैं? उत्पन्न। आवेश को ना उत्पन्न और ना नष्ट, आवेश को ना उत्पन्न ना नष्ट किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं सर? केवल 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 एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में
दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। दूसरे में क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे चार्ज नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली द ट्रांसफर। इसको केवल और केवल क्या किया सकता है? ट्रांसफर किया सकता है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। जैसे इसके अंदर जो चार्ज है इसको हम रखने नहीं गए, इसको आप नष्ट नहीं करेंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंच सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे बेटा हम लोग रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड की ये हमसे कहता है, रूल नंबर सेकंड, स्टेट नंबर फर्स्ट हो गया और हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है किसका? योज्यता नियम का। ये सिंपल सा है। ये हमसे कहता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा एल्जेब्रिक फॉर्म में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एल्जेब्रिक फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे +3 कूलाम है, -4 कूलाम है, 5 कूलाम है, 6 - 2 कूलाम है, इस तरीके से चार्ज हैं। हम कहें कि इसका टोटल चार्ज बताओ, क्या बताओ? टोटल चार्ज बताओ Q की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर इन सबको ऐड कर लो, Q1 + Q2 + Q3। तो 3 प्लस करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 - 2, यही तो आएगा। तो 5 और 3 8 और 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 4 और 2 6 हो जाएगा और कितना बचेगा? 2। तो इसका जो चार्ज होगा, नेट चार्ज, वो कितना होगा? 2 कूलाम होगा, 2 कूलाम होगा। तो आपको याद रखना है कि आवेश का योज्यता नियम क्या कहता है? आवेशों को किस फॉर्म में? एल्जेब्रिक, मतलब बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। मतलब ये क्या कहता है? बीजगणितीय फॉर्म में, बीजगणितीय रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? आवेश को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। ये काफी महत्वपूर्ण हमारे पास हो जाता है। इसका नाम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमसे ये कहता है कोई भी चार्ज Q ऑलवेज स्मॉल e का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा। जो आवेश होता है वो हमेशा E क्या होता है आपके पास? मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, मूल आवेश, जिसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 1.6 10 की पावर -19 होती है, ठीक है। और आपको याद रखना है जो n की वैल्यू है बेटा वो हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से अलाउ होती है। n की वैल्यू बेटा कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी इस तरीके से 2/3 6/4, ठीक है, 2.5, ये वाली n की वैल्यू आपके पास स्वीकार नहीं होंगी। केवल n की वैल्यू क्या होंगी? 1 2 3 4 5 इस तरीके से होंगी। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट सुन लीजिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित Q मतलब आवेश, Q मतलब आवेश, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित आवेश हमेशा E का कौन सा मल्टीप्लाई होता है बेटा? इंटीग्रल मल्टीप्लाई, मतलब पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसा होता है? पूर्ण गुणज होता है, आंशिक गुणज नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से हमारे पास चार्ज की कितनी प्रॉपर्टी होती है? 3। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको इसको राइट भी कर लेना है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको राइट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कूलाम का नियम। क्या जानने का प्रयास करते हैं? कूलाम का नियम क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है और यहां से हमारे पास चैप्टर की कहानी भी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको इसको समझना है, ठीक है, आपको इसको समझना है। इसमें एक प्रॉपर्टी अगर हम और बात करें, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा हटा दें, एक प्रॉपर्टी और होती है आवेश की जिसको हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अट्रैक्शन और रिपल्सन कहते हैं। आवेश का एक गुण और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। आवेश के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है आकर्षित या प्रतिकर्षण करने की, आकर्षित या प्रतिकर्षण करने की। अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी ये दिखाता है। क्या होता है? अगर हमारे पास +Q चार्ज है एक और +Q चार्ज है तो एक दूसरे को बेटा ये हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। अगर -Q है और यहां पर भी -Q है तब भी बेटा सेम कहानी निकल के आएगी, तब भी सेम कहानी निकल के आएगी। अगर बेटा एक आवेश है प्लस, एक आवेश है माइनस, तो बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये भी एक आकर्षित करते हैं, ये भी एक आवेश की क्या है? प्रॉपर्टी। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है कि जो आवेश का गुण है वो क्या है? सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपल करते हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो, ठीक है। और आकर्षित कब करेंगे? जब एक प्लस हो एक दूसरा माइनस हो। ये बात आपको याद रखनी है, ये भी प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा है, इसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए आगे समझते हैं कूलाम्स लॉ क्या कहता है, आगे समझते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है।
कूलाम का नियम प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड है। कूलाम का नियम प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड है। कैसे सर? बेटा कूलाम कहीं बैठा बैठा देख रहा था। एक साइंटिस्ट था कूलाम, वो कूलाम ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 को कहीं बैठे बैठे देख रहा था। ये कौन है भैया? कूलाम भी कह सकते हैं, या अपना चिंटू भाई जो आपको फिजिक्स सिखाएगा। सपोज दैट ये कूलाम है, ऐसे ही पढ़ाना होता है क्योंकि इंटरेस्ट भी जगाना होता है। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? कूलाम था। ठीक है, जिनका नाम क्या था? कूलाम था। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 को कहीं बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहे थे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है वो सुनो। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 हमसे ये कहती है सर, अगर आपके पास कोई चार्ज है, क्या है? कोई चार्ज है। सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज हमारे पास है बेटा Q2। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एक और है बेटा, फिर से हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, तीसरी कंडीशन फिर से बेटा हमारे पास है, एक चार्ज फिर से है Q1 और एक चार्ज फिर से है Q2। ठीक है, बढ़िया। कंडीशन समझो। कूलाम से देख रहा था कि एक चार्ज नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, एक चार्ज प्लस, दूसरा भी प्लस, एक चार्ज प्लस, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, बढ़िया। ये कोई भी वस्तु हो सकती है, ये आपस में किसी डिस्टेंस पर प्रेजेंट थी। ये दोनों वस्तुएं, पहली कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ये तीनों कंडीशन में जो वस्तुएं थी वो कहीं ना कहीं क्या थी? व्यवस्थित थी, कहीं ना कहीं पर रुकी हुई थी। ठीक है, सपोज दैट इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r थी। तीनों कंडीशन में सपोज दैट इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल r थी। ठीक है, स्मॉल r थी। ठीक है, बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कूलाम क्या देख रहा था? साइंटिस्ट कूलाम ये देख रहा था प्रॉपर्टी नंबर 4 को, अगर माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का मारे रहे होंगे तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे थे? हटा रहे थे। कंडीशन नंबर 1 में उसने देखा एक दूसरे को ये रिपल कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, क्योंकि सेम चार्ज के थे। कंडीशन नंबर 2 में उसने अप्लाई किया, फिर देखा उसने देखा सेम चार्ज प्लस प्लस एक दूसरे को फिर से रिपल कर रहे थे, फिर से हटा रहे थे। बढ़िया। कूलाम ने 30 प्रॉपर्टी को देखा, एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को खींच रहे थे। आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कूलाम ने सोचा ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को हटा रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं। तो हटाना या खींचना कब पॉसिबल हो सकता है? जब कोई ना कोई बल लग रहा हो, क्योंकि वस्तु अगर ब्राह्म में है तो ब्राह्म में रहनी चाहिए, वरना न्यूटन का नियम फेल हो जाएगा। लेकिन न्यूटन का नियम कभी फेल नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कूलाम ने क्या किया होगा? ऑब्जर्व किया कि इनके बीच में कोई ना कोई बल लग रहा है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को, अगर इस मार्कर को नीचे पटकेंगे तो ये नीचे जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई बल लग रहा है। तो बल जब लगता है तो वस्तु क्या करती है? या तो धक्का मारती है या एक दूसरे को खींचती है। इसको खींचेगी ऑब्जेक्ट, अर्थ खींच रही है। तो भैया जब भी बल लगता है तो क्या होता है? या तो धक्का लगता है या अट्रैक्शन होता है, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन भी कहती है किसी भी वस्तु में लगाया गया धक्का या लगाया गया खिंचाव क्या होता है? बल। तो यहां पर क्या हो रहा है? धक्का गल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है। इसका मतलब इनके बीच में एक बल लग रहा होगा, जिसको खोजा कूलाम ने और बना दिया एक नियम जिसे कहते हैं कूलाम का नियम। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो कूलाम ने क्या खोजा? कूलाम ने खोजा सर एक फोर्स। क्या खोजा? एक बल खोजा। कूलाम ने क्या खोजा? एक बल खोजा, फोर्स खोजा। ठीक है, उस फोर्स को कहा गया वैद्युत बल। क्या कहा गया बेटा? वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और ये जो फोर्स है बेटा, ये अट्रैक्टेड भी हो सकता है और रिपल्सर भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो बल है वो कैसा हो सकता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला होता है। ठीक है, तो कूलाम ने क्या खोजा? कूलाम ने क्या बताया? एक बल बताया। कहां बताया? दो आवेशों के बीच में बताया। एक खास बात, ये दोनों जो चार्ज होंगे वो एक तो बिंदु आवेश होंगे, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश होंगे, और दूसरी बात ये रेस्ट में होंगे। किसमें होंगे बेटा? रेस्ट में। दो बातें ध्यान रखना आपको,
रेस्ट में इसलिए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है चार्ज पूरा रेस्ट में रहेगा। और बिंदु आवेश इसलिए है क्योंकि चार्ज को हम कंसंट्रेट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, वो सिचुएट होता है। चलो अब समझते हैं कहानी। कूलाम ने अपना स्टेटमेंट कैसे दिया, अपना स्टेटमेंट कैसे दिया, अपना कथन कैसे दिया। कथन और कोई भी फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स में कोई भी चीज रटनी नहीं है। अगर आप फिजिक्स विद आशीष कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं तो आपको हर चीज समझ में आएगी, रटना कुछ भी नहीं है। चलो फील करते हैं, पहले फील करते हैं, फिर फील करते हैं। माइनस माइनस क्या कर रहा है, धक्का। तो माइनस कहेगा आप कौन सी चार्ज की बोले, माइनस। आप कौन किया, माइनस बोले, हम तुम धक्का मारेंगे, यहां धक्का गलेगा क्योंकि हटाएंगे ना, तो हटाएंगे इधर को धक्का मिलेगा। ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, इधर को धक्का मारेगा मतलब फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा मतलब क्या लगाएगा, फोर्स। बढ़िया बढ़िया शानदार, ठीक है। प्लस प्लस क्या कर रहे होंगे, ये इसको धक्का मार रहा होगा इधर को, जाओ भैया इधर को, इसको धक्का मार रहा होगा इधर को, तुम भी इधर जाओ। धक्का मारने का मतलब फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस एक दूसरे क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे, एक दूसरे खींच रहे होंगे, फोर्स एफ, ठीक है। तो कूलाम ने हमें ये बताया, कूलाम ने हमें ये बताया किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच, दो आवेश हैं, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखो यहां पे लिख दे रहे, किन्हीं दो सॉरी चलो, कूलाम नियम का स्टेटमेंट क्या था, कथन। इस नियम के अनुसार दो स्थिर मतलब रुके, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल, बीच वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल जो होता है दोनों आवेशों की मात्रा यानी क्वांटिटी, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, गुणनफल के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यदि दो आवेश हमारे पास हैं, यदि कितने आवेश हैं, यदि Q1 व Q2 दो आवेश r दूरी पर हों, r दूरी पर रखे हों, तब कूलाम क्या कहेगा, सुनो, तब कूलाम का नियम क्या कहेगा, सुनो। कूलाम का नियम पढ़ो और लिखो। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 हो जाएगा, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 हो जाएगा, बढ़िया, ठीक है। के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा उनके बीच की दूरी r का व्युत्क्रम करना है लगने वाले बल, ठीक है। देखो फिर से पढ़ो, दो बिंदु आवेशों को लगने वाला बल दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, में लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब आप मिलाओगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, एफ का एफ, समानुपाती का समानुपाती, Q1 का Q2 अपॉन r²। पूरी फिजिक्स में बेटा याद रखना एक बात, कॉमन बात, वो क्या है, कॉमन बात ये है, जब भी साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट यहां पर के Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। इसे ही हम लोग बेटा कूलाम का नियम कहते हैं। जहां क्या हो जाएगा, के को क्या कहेंगे आप, अनुक्रमानुपाती नियतांक। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी ये हटेगा इक्वल, साथ में ये हटेगा समानुपाती इक्वल आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी फिजिक्स में ये समानुपाती का साइन हटेगा इक्वल आएगा, साथ में एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है अनुक्रमानुपाती नियतांक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बातें आपको कूलाम से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। आगे चर्चा करते हैं कि कूलाम का नियम जो हम लोगों ने पढ़ लिया फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। चलो, हमने ये देखा कि एफ का फॉर्मूला आया सर, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलाम के नियम का फॉर्मूला आ गया। अब आपको ये देखना है, जहां जो आपने के की वैल्यू देखी थी, जो आपने के अनुक्रमानुपाती नियतांक देखा था, जहां प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया बेटा, जहां प्रयोगों के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया, जहां प्रयोग के द्वारा देखा गया कि जो के की वैल्यू है बेटा वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग बेटा वैल्यू देते हैं 9 मल्टीपल 10 की पावर 9, 9 मल्टीपल 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तब जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा बेटा, वो क्या है? तब जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या है? F इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है कूलाम के नियम का, या आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 मल्टीपल 10 की पावर 9, 9 मल्टीपल 10 की पावर 9, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको और ध्यान रखने हैं, ये दो फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं। अगर आपको कूलाम्स के नियम को समझना है बहुत अच्छे से, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जहां जो एप्सिलॉन नॉट आपके पास आया है बेटा, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी बेटा फिक्स होती है, जिसको भी आपको याद रखना है, 8.85 10 टू की पावर -12। कितनी होती है? 8.85 10 टू की पावर -12, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दिया तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन यानी इसकी विमा की बात करें, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करें तो क्या निकल के आएगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? 80, ठीक है। और न्यूटन की क्या होती है? mL/t-2, और मीटर की क्या होती है? L स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, m को ऊपर भेजेंगे, m-1 हो जाएगा, l और l ये स्क्वायर और l मिलके q बना देगा, ऊपर जाएगा 3 बन जाएगा माइनस का, u ऊपर जाएगा t और a, ये 2 माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का, हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 लिख दिया है। ये स्क्वायर यहां से मिल जाएंगे, और यहां पर एक मिस्टेक हो गई, कूलाम का स्क्वायर है तो a स्क्वायर और t स्क्वायर और हो जाएगा। देखो कूलाम का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे t की पावर 4 और a की पावर 2 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारे पास निर्वात की वैद्युशीलता और ये कूलाम के नियम का एक मैथमेटिकल रूप हो गया, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे स्लाइड पर, समझते हैं क्या कहानी आगे की है। लो, एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों विशेष हो जाता है ये बात आपको समझनी है, क्यों विशेष हो जाता है ये बात आपको और समझनी है। ये विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहां से कूलाम के नियम के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और इस कॉन्सेप्ट के बाद जो भी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत गहराई से समझना है। बड़े सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे क्या कहानी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र एक जगह होती है। क्या होती है बेटा? जगह। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक जगह। वैद्युत क्षेत्र क्या होती है? एक जगह होती है। जैसे हमारे प्लाट होते हैं, वैसे ही आवेश का एक प्लाट होता है। किसका? आवेश का। अगर कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो एक जगह है, वो जगह है किसकी? आवेश की है। वो किसकी जगह है? आवेश की जगह है। आवेश की जगह को क्या सर वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं? बिल्कुल नहीं। और आवेश की जगह को वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं, हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन कितनी जगह होगी वो सुनो।
जैसे आपने सपोज दैट ये हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है, इसने एक प्लॉट खरीदा इतना, तो इसकी जगह इतनी तो होगी, इसकी जगह इतनी तो होगी, इतनी तो होगी। अगर यहां से कोई अनजान व्यक्ति एक आता है, यहां पर कोई अनजान व्यक्ति आता है जो इसके प्लॉट में घुसने का प्रयास करता है, तो ये क्या करेगा कि चिंटू क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, भगाएगा यहां से, क्योंकि कहेगा भैया ऐसा है, हमारी जगह है, हम यहाँ पे अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना बल दिखाएंगे तुम्हें, अपना बल दिखाएंगे, हम तुम्हें हटाएंगे। अगर इतनी जगह पे बेटा इसका कोई मेहमान आ जाए, मामा आ जाए, क्या आ जाए, मामा आ जाए, तो क्या कर लेगा, इसको बुला लेगा, तो अपनी जगह में तो बुला पाएगा, अपनी जगह में धक्का मार पाएगा किसी को, तो ये जगह इसकी जगह होगी। इसको क्यों समझाया, इसको क्यों समझाया, उसका कारण सुनो, उसका कारण सुनो बेटा। आवेश की अपनी एक जगह है, आवेश की क्या है, अपनी जगह है, आवेश की अपनी एक क्या है, जगह है, उस जगह को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक वर्ड आपको समझना है जिसका नाम है परीक्षण आवेश। क्या समझना है बेटा आपको, एक वर्ड जिसका नाम क्या है, परीक्षण आवेश है। हर आवेश के अपने घर होते हैं, हर आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होता है, हर आवेश का अपना एक घर होता है, हर आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन दुनिया में एक आवारा आवेश है जिसका नाम क्या है, परीक्षण आवेश। क्या नाम है बेटा, परीक्षण आवेश। सर आवारा क्यों कहा आपने, आवारा इसलिए कहा इस आवेश को, टेस्टिंग चार्ज को आवारा इसलिए कहा क्योंकि इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मतलब सर केवल एकमात्र आवेश, दुनिया में कोई भी आवेश होगा उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन जो हमारे पास परीक्षण आवेश है उसका कोई भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। सर काहे के काम आता है बेटा, नाम से पता चल रहा परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग चार्ज है, तो कहीं ना कहीं इसको टेस्टिंग करने के लिए यूज कर लेते हैं, टेस्टिंग करने के लिए यूज कर लेते हैं। टेस्टिंग चार्ज कौन सा आवेश है जिसका क्या नहीं होता है बेटा, अपना अपना क्या नहीं होता है, घर, अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो कोई पूछे परीक्षण आवेश क्या होता है तो क्या जवाब देंगे उसको, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है परीक्षण आवेश कहलाता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि ये हमेशा धनावेश होता है, ये हमेशा धनावेश होता है, ये हमेशा धनावेश होता है। काम की बात है बेटा, ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश का घर होता है, कहां बनाता है सर घर, घर बनाता है आवेश अपने चारों ओर। कहां बनाता है बेटा, अपने चारों ओर। कहां तक बना पाएगा सर जी, कहां तक बना पाएगा सर, ये लाइन क्यों खींच रहे हो बेटा, बाउंड्री खींच रहे हैं, लाइन नहीं खींच रहे हैं, जैसे चिंटू ने खींची थी अपने चारों ओर, जैसे चिंटू ने अपने चारों ओर बाउंड्री खींची थी, ऐसे ही आवेश अपने चारों ओर एक बाउंड्री खींचता है जिसको हम लोग लाइंस के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसको हम लाइंस के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर इन लाइन यहां तक आई है इसका मतलब है चिंटू का घर यहां तक है। सर पता कैसे लगाएंगे, इसको उठाएंगे टेस्टिंग चार्ज को, अगर टेस्टिंग चार्ज यहां तक है, टेस्टिंग चार्ज यहां तक है, तो क्या ये इसको धक्का मारेगा, कूलाम के नियम के अनुसार दो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, या धक्का मारते हैं, खींचते हैं। अगर ये टेस्टिंग चार्ज चिंटू के घर के आसपास नहीं आया है, इसके घर की जगह में नहीं आया है, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ये इसके अंदर घुसेगा ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा। सर आवेश क्या प्लस अकेला हो सकता है बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, माइनस भी अपना एक घर बनाता है जिसको भी हम रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे, ये भी अपना क्षेत्र बनाता है जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अगर इसको भी चेक करना है तो परीक्षण आवेश को यहां पे भी लाना होगा, एक परीक्षण आवेश यहां पे भी लाना होगा। जैसे ही आप लाएंगे तो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, क्या करेगा, इसको खींच लेगा, ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। देखो बात समझो, प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो परीक्षण आवेश में धक्का लग रहा है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। पहले चार्ज के द्वारा अगर फील्ड बनाया गया है, पहले आवेश के द्वारा अगर वैद्युत क्षेत्र बनाया गया है, तो परीक्षण आवेश अपने ऊपर उस जगह पर क्या करेगा, वैद्युत बल का अनुभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस। किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, परिभाषा बता रहे हैं बेटा, किसी भी आवेश के चारों ओर की ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जहां पर परीक्षण आवेश अपने ऊपर या तो धक्का या फिर खिंचाव का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा क्या बन गई बेटा, आवेश के चारों ओर का, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां 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 कौन अनुभव करता है, जहां परीक्षण आवेश, जहां परीक्षण आवेश अपने ऊपर, जहां परीक्षण आवेश अपने ऊपर
एक एक वैद्युत बल अपने ऊपर एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, अनुभव करता है। और जहां पर वो अनुभव करने लगे तो समझ जाओ पहले आवेश के द्वारा क्या बनाया गया है, वैद्युत क्षेत्र बनाया गया है। किसी भी आवेश के चारों ओर की ऐसी जगह जहां पर परीक्षण आवेश अपने ऊपर क्या करता है, एक वैद्युत बल का अनुभव। और वैद्युत बल कैसा हो सकता है, आकर्षण वाला हो सकता है, प्रतिकर्षण वाला हो सकता है। धनावेश होगा तो परीक्षण आवेश पर धक्का मारेगा, ऋणावेश होगा तो परीक्षण आवेश को खींचेगा, परीक्षण आवेश को खींचेगा। इतनी बात आपको बहुत अंदाज से समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे इसी तरीके से। ठीक है, चलो अब समझते हैं कहानी आगे की। सर आपने ये लाइनें खींची कि इनका कुछ महत्व है, क्या इनका कुछ महत्व है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनका महत्व, इनका महत्व समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र के बाद पहले समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई जादू टोना नहीं है। अब तो जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए उसके आगे आप रिलेट करते जाइए बस, इसके आगे आप रिलेट करते जाइए बस, और सारी चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी, मक्खन लग जाएगा मान लो। ठीक है, मजा आ रहा ना? चलो स्टार्ट करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई जादू नहीं है, कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, जो हमने कुछ देर पहले समझाया था वही है दरअसल, वही है दरअसल। क्या है सुनो जरा ध्यान से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। ठीक है सर, बढ़िया। और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। सर इतनी बात समझ में तो आ रही है हमें। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है ये क्या हो गया आपके पास, तीव्रता। कौन सी तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की। मतलब जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र, उसी से रिलेटेड है क्या? हाँ, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि कोई एक जगह जहां पर वैद्युत बल लगता है उसकी तीव्रता। ये क्या हो गया, बल। और कौन सा बल पढ़ा है हमने आज तक, अभी तक? वैद्युत बल। और ये क्या हो गया, क्यू नॉट को क्या कहते हैं हम? परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज। बढ़िया, सुनो जरा ध्यान से, सुनो जरा ध्यान से। अगर अगर यदि क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए, जिसको हम लोग बेटा जब भी कोई चीज एक करते हैं फिजिक्स में उसे एकांक कहते हैं। और एकांक क्या किया तुमने? आवेश किया। तो इसको क्या पढ़ोगे आप? एकांक आवेश पढ़ेंगे। तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बेटा, तब क्या हो जाएगा? जो ई है तो अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। और हमारे मास्टर साहब ने सिखाई थी 1 को नीचे लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको हटा देंगे, इसलिए इसको हटाए देंगे। हटाई दो बेटा। तो एफ की वैल्यू काहे के बराबर मिली तुम्हें? ई के बराबर मिली, ई के बराबर मिली। परिभाषा बन गई बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एकांक, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिभाषा लिख लो पहले तो, पहले तो परिभाषा लिख लो, पहले तो परिभाषा लिख लो। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी जो बल है दरअसल वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो बल है दरअसल वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बल कौन सा? जो प्लस वाला आवेश, जो प्लस वाला आवेश, जो प्लस वाला आवेश इसको धक्का मार रहा था ना क्यू नॉट को, तो ये जो बल था उसकी बल का मान कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। चाहे धक्का मारने की प्रोसेस हो या खींचने की प्रोसेस हो बेटा, चाहे धक्का मारने की प्रोसेस हो चाहे खींचने की प्रोसेस हो, दोनों कंडीशन में जो बल की वैल्यू है वही दरअसल क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी भी परीक्षण आवेश पर पहला आवेश, किसी भी परीक्षण आवेश पर पहला आवेश कितने तेज धक्का मार रहा है या उसको कितने तेज खींच रहा है,
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस आवेश के द्वारा बनाए हुए फील्ड की तीव्रता होती है। बात समझ में आ गई? मैथमेटिकली समझ में आ गया होगा। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो बढ़िया से आप बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, कोई भी नई क्वांटिटी सीखेंगे फिजिक्स में ध्यान रखना है, उसके लिए मात्रक सीखेंगे, विमा सीखेंगे और डायमेंशन और आपका यूनिट सीखेंगे। तो ई की पहले ई का सीखते हैं बेटा, मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक सीखते हैं मात्रक, और ई का क्या सीखेंगे, फिर विमा सीखेंगे, डायमेंशन सीखेंगे, फिर क्या सीखेंगे, राशि कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र देखो बेटा जरा ध्यान से, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलाम, तो क्या बन गया आपके पास, न्यूटन पर कूलाम। विमा क्या बन जाएगी, न्यूटन की विमा क्या होती है, mLt-2। आवेश की क्या होती है बेटा, AT। तो फाइनली क्या मिला, mLt-3 A-1। इतनी बात क्लियर है। राशि जो होने वाली है वो होने वाली है बेटा सदिश, वेक्टर फॉर्म है। सर वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर लगा लो, वेक्टर लगा लो। ठीक है, राशि सर दिशा होगी, बिल्कुल होगी बेटा। दिशा किसकी दिशा, ई की दिशा। तुम्हारे जीवन की दिशा भी तय होगी अगर आप पढ़ते रहोगे, ध्यान कर लेना ये बात। ठीक है, दिशा क्या होगी, दिशा वही होगी जो वैद्युत बल की दिशा। दिशा कहां होती है, वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा ही, वैद्युत बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जहां वैद्युत बल होगा वहीं ई की दिशा होगी। जैसे बेटा जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट आया तो क्या करेगा ये, और एक कोई माइनस क्यू आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है तो क्या करेगा ये, प्लस क्यू आवेश इसको मारेगा धक्का, तो इधर को होगी किसकी दिशा, बल की दिशा इधर को होगी। आवेश इस प्लस से कहां दूर, ई की दिशा, ठीक है, और माइनस से क्या करेगा, इसको खींचेगा तो ई की दिशा कहां होगी, इधर को, क्योंकि एफ कहां लग रहा है, इसकी ओर लग रहा है, इसको खींच रहा है। तो ई की दिशा प्लस के कारण कहां होती है, बाहर। बहुत काम की बात है बेटा, ध्यान रखना है। प्लस के कारण ई की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है, दूर। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर, चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कहां होती है, आउटसाइड। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होती है, इनसाइड। ये बात आपको समझ में आ गई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसको बहुत सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे समझते हैं क्या कहानी हमारे पास होने वाली है। ओफो, अगला टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोर्ड हमसे पूछता भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको आप ध्यान रखेंगे। ये लीजिए, सॉरी, चलो समझते हैं इसको, क्या कहानी हमारे पास है। एक बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है आपको, एक बिंदु आवेश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तो आप बता चुके हैं, अब एक नई तीव्रता है, जिसका मतलब है एक आवेश आपके पास है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, बेटा एक बात ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास कोई भी डेरिवेशन हो, सबसे पहले डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यह देखना है उस हेडिंग में क्या लिखा है, उस हेडिंग में क्या लिखा है और उस हेडिंग से क्या क्या आप चुरा सकते हैं, फिर कैसे आप आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप अपने डेरिवेशन को बहुत आराम से निपटा लेंगे। आपको कोई भी डेरिवेशन रटना नहीं है फिजिक्स में, आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है, चीजें समझनी है, आपका हर एक डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बात कंफर्म मान के चलिए। चलो पढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कहां पहुंचना है, फाइनली ई निकालना है। तीव्रता पढ़ के आया ना, ई निकालना है। तो ई निकालने का मतलब क्या निकालना है,
ई निकालने का मतलब सर है कोने में लग दे रहा बेटा, ई बराबर क्या निकालना है, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये तो मतलब अभी पढ़ के आया थोड़ी देर पहले। ई निकालने का मतलब अपने पास दो चीजें होनी चाहिए गुरुजी, एक चीज है एफ और एक चीज है बेटा क्यू नॉट, एक चीज है क्यू नॉट। चलो अब चलते हैं यहां पे, ये क्या है अपने पास, एक बिंदु आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब ये निकालनी है, किसके कारण निकालनी है बेटा, पॉइंट चार्ज, मतलब एक कोई चार्ज है, एक कोई चार्ज है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, एक बिंदु आवेश ले लो, तो हमने कहा ठीक है सर, एक कोई चार्ज ले रहे हैं, ये कोई चार्ज हो गया अपने पास। ठीक है, एक बिंदु आवेश हो गया जो सपोज दैट ए पॉइंट पर रखा है, जो सपोज दैट ए पॉइंट पर रखा है। बढ़िया, उन्होंने कहा था एक बिंदु आवेश ले लो, हमने कहा ले लिया, ले लिया। फिर वो कह रहा है कि तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता कहां निकालनी है ये भी तो पता हो पहले। तो इस आवेश से हम मान के चलेंगे, जो चीज हमें पता नहीं होती उसको मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है फिजिक्स में। जो चीजें नहीं पता होती वो मान लेते हैं, फिर उसको प्रूव भी कर देते हैं, मान के प्रूव कर लेते हैं, मान के प्रूव कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। एक आवेश था प्लस क्यू, जिसके कारण तीव्रता निकालनी थी, ये नहीं पता था कहां निकालनी है, तो हमने मान लिया इस आवेश से, इस आवेश से, इस आवेश से, इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, स्मॉल आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है, एक कोई पॉइंट है पी, इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है पी, जहां पर तीव्रता निकालनी है। इतनी बात हमें समझ में आ गई सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इस पी पर तीव्रता निकालनी है ई की वैल्यू, तो क्या होने चाहिए, एफ। अभी तक आपने एक ही ऐप पढ़ाया जिसको हम लोग वैद्युत बल या फिर कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम जब ही लग सकता है जरा सर, कितने आवेश हो, दो। अभी अपने पास कितना आवेश है, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग एक आवेश, तो क्यों ना एक आवेश और मान लिया जाए, एक आवेश और मान लिया जाए। देखो मान लेंगे, फिर इसी हेडिंग पर पहुंच जाएंगे, इसी हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। देखना बेटा, एक आवेश मान लेंगे, इस क्यू नॉट पर कोई आवेश रखा है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। सर आपने इसको प्लस क्यों लिया, माइनस ले लो बेटा, आपको जो लेना है वो ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो, बिंदु आवेश ले लो, बस बिंदु आवेश ले लो, बस। इतनी बात समझ में आ गई, एक आवेश ले लिया क्यू नॉट। ठीक है, इसको ले लिया क्यू नॉट। तो यहां पर जो हम लोग अपनी जो लैंग्वेज लिखते हैं इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। क्यू क्या है, एक क्यू क्या है, एक बिंदु आवेश, जो उसने कहा था हमसे, एक बिंदु आवेश, एक पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, पी क्या है, पी एक बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है जहां क्या निकालना है, ई ज्ञात करना है, जहां ई को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, आर क्या है, आर क्या है, क्यू से दूरी, क्यू से दूरी, जहां क्यू से दूरी जहां क्या निकालना है, ई ज्ञात करना है, जहां ई ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ हमें, एक बात आप हमें बताओ, कूलाम के नियम के अनुसार इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या एक वैद्युत बल नहीं लगेगा? कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्यू नॉट के बीच वैद्युत बल कितना लगेगा, वैद्युत बल कितना लगेगा, वैद्युत बल कितना लगेगा, क्यू और क्यू नॉट के बीच वैद्युत बल कितना लगेगा, कितना लगेगा? तो आपने फॉर्मूला सर सिखाया है, एफ कितना लगेगा, एफ बराबर फॉर्मूला सिखाया आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बताओ Q1 का मान यहां क्या है डायग्राम से सर, Q है, Q2 का मान क्या है इस डायग्राम से सर, Q0 है, Q0 है, यहां रख दो बेटा। इसलिए F क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान Q, Q0 का मान Q0, बीच की दूरी R स्क्वायर, बीच की दूरी R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आपको वैद्युत बल निकालना था, क्या आपको वैद्युत बल निकालना था? नहीं निकालना था। क्या निकालना था आपको सर? आपको निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो समीकरण आप इसमें परिभाषा लगा दी थी वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लगा दो, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की क्या लगा दो, परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से P पर तीव्रता, P पर तीव्रता, P पर निकालिए ना, P पर तीव्रता, तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होगी,
E बराबर जानते हैं सर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। सर F की वैल्यू तो निकाल ली है हमने, तो E का E और F की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि सर F की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। E हो गया, और साथ में क्या है, देखो F की वैल्यू रखी है, साथ में क्या है, क्यू नॉट और है ना, क्यू नॉट और है, तो यहाँ पे क्यू नॉट और रख दो, तो क्यू नॉट और रख दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ क्या गया बेटा, E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया सर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये आ गया एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गया एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनेंगे, तीव्रता किस किस पर डिपेंड कर रही है, आवेश पर और दूरी पर, कितनी दूरी पर आपको निकालना है और कितना चार्ज है। अगर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ये बिंदु आवेश जो आपने लिया प्लस होगा या माइनस, प्लस के कारण क्या होती है, आवेश में तीव्रता कहां आएगी, बाहर, दूर, ठीक है। प्लस के कारण तीव्रता कहां आती है, दूर, क्योंकि बल कहां लग रहा हो, धक्का मार रहा होगा इसको, जहां धक्का मारेगा वहीं दिशा होगी। प्लस के कारण तीव्रता कहां होती है, दूर, प्लस के कारण तीव्रता कहां होती है, दूर, और माइनस के कारण आवेश की ओर, ये बात याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, काम की बात है बेटा, ठीक है। अगर हम E और अगर Q वैल्यू कांस्टेंट है तो E की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अगर Q की वैल्यू थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गई तो जो हमारे पास Q की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई तो E और R में तो रिलेशन बचा, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताओ E और R के बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ क्या बनेगा, तो E बा R के बीच ग्राफ खींचते हैं, R के बीच ग्राफ, तो जब भी ग्राफ खींचेंगे कि बीच ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ। तो E और R के बीच जब भी आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है, देखो E और R में जब ग्राफ खींचेंगे, E और R में, तो आप देख पा रहे हैं E और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, जब भी एक बढ़े दूसरा घटे तो हमेशा ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, कर्व वैसा ऐसा मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कर्व ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। आई होप यहां तक सारी चीजें एकदम से क्लियर होंगी आपकी। इतनी बात क्लियर होने के बाद चलते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट पर, और जिसका नाम है आपके पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इसको हम लोग कई बार वैद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दरअसल ये टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस आपको समझाने की जरूरत है। क्या, जो हमने आवेश देखा था Q, ठीक है, वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा था, एक जगह बना रहा था, और जगह को प्रदर्शित करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लाइन खींचते हैं, लाइनों का सहारा लेते हैं, और जो लाइनों का सहारा लिया आपने, इन्हीं लाइनों के सहारे को हम लोग तो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। बता, इतना सिंपल है कि जो वैद्युत क्षेत्र आपने बनाया था, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जो भी लाइंस कहां खींची जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब क्वेश्चन हमसे बोर्ड पूछता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखो। क्या लिखो बेटा, गुण। वैद्युत बल रेखाओं के क्या लिखो, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या होती है, ध्यान सुनते आएंगे बेटा, पूछा जाता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहती है, अगर आपके पास आवेश प्लस है, कैसा है, प्लस, तो जो हमारे पास बल रेखाएं होंगी बेटा, वो हमेशा बल रेखाएं हमेशा प्लस के कारण, बल रेखाएं हमेशा
प्लस के कारण आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सर? प्लस के कारण जो बल रेखाएं होंगी वो आवेश से निकलेंगी, आवेश से निकलेंगी। पहला गुण, पहला गुण। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये है कि आवेश से, अगर आवेश प्लस है तो जो बल रेखाएं होंगी वो बाहर निकलेंगी, वो बाहर निकलेंगी। अगर आवेश बेटा माइनस है, अगर बेटा माइनस आवेश है, अगर आवेश कैसा है? माइनस है, अगर आवेश बेटा माइनस है तो क्या होगा सर? तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। कौन सी सर? तो जो बल रेखाएं होंगी वो अंदर जाएंगी। कहां जाएंगी बेटा? अंदर। तो कहां जाएंगी? अंदर जाएंगी। अगर प्लस है, अगर प्लस है, अगर प्लस है तो बाहर निकलेंगी, माइनस है तो अंदर जाएंगी, माइनस है तो अंदर जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तीसरी बात करते हैं बेटा। सर अगर प्लस माइनस दोनों है, प्लस भी आवेश है हमारे पास और माइनस भी आवेश है, प्लस भी आवेश है और माइनस भी है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसी कहानी होगी, गौर से देखो। प्लस से स्टार्ट होंगी, प्लस से देखो निकल नहीं, माइनस पर खत्म होंगी। प्लस से स्टार्ट होंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी, माइनस पर खत्म हो जाएंगी। प्लस से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, माइनस पे फिर से खत्म हो जाएंगी। प्लस से स्टार्ट, माइनस पर खत्म। ठीक है, बढ़िया। इतनी बात सर समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो क्या कहानी है। अगर इसमें और देखें तो ऐसे भी बन जाती है, कई बार टॉफी बनती है, एक टॉफी, टॉफी, टॉफी बन जाती है, ऐसे ऐसे टॉफी बन जाती है। ठीक है, ठीक है, जरा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। प्लस के कारण जो बल रेखाएं होंगी वो क्या हो रही? माइनस के कारण अंदर आ रही तो अंदर की ओर जाएंगी, प्लस के कारण क्या हो रही? बाहर निकल रही तो बाहर हो जाएंगी। ये तीन गुण हो गए। प्लस से बाहर निकलती हैं, माइनस से अंदर आती हैं, प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पर खत्म होती है, माइनस से अंदर की ओर आती हुई दिखती है, प्लस से बाहर और की निकलती हुई दिखती है। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हो जाए सर, कभी ऐसी हो जाए, ऐसी समांतर, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। क्या क्या कहलाता है फिर ये कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द फील्ड इज यूनिफॉर्म। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। जब वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती है तो कैसा वैद्युत क्षेत्र बनता है? एक समान। ये काम का है, ध्यान रखना है, काम का है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? कभी नहीं, उसका कारण सुन लो। ठीक है, फिर अभी बता रहा हूं उसका कारण। पहले एक पॉइंट और देखो। कोई भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची, ठीक है, कोई भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची, उस पर कोई पॉइंट है, सपोज ये है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी जिस पर हमने बहुत सारे पॉइंट मान लिए, ए बी सी। ठीक है, इस पर अगर हमें डायरेक्शन खींचनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अगर हम इससे कहें कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, इस पॉइंट पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। जो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी उस बिंदु पर। उस बिंदु पर क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अब आपने ये पॉइंट बताया था कभी नहीं काटती, उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो गई, एक ही हो गई। अगर एक दूसरे को काट देंगी तो क्या होगा? इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे यहां, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे यहां, तो कितने वैद्युत क्षेत्र बन गए? दो। और कभी भी एक पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते हैं, एक पॉइंट पर कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, इसलिए वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और बात याद रखनी है कि अगर बल रेखाएं पास पास हैं, अगर बल रेखाएं पास पास हैं या बल रेखाएं दूर दूर हैं, दो ही कंडीशन हो सकती है, पास पास या दूर दूर। पास पास होंगी तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र बनेगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? प्रबल क्षेत्र बनेगा। और अगर दूर दूर होंगी तो ध्यान रखना है कौन सा क्षेत्र बनेगा आपका? दुर्बल। कौन सा क्षेत्र बनेगा आपका? दुर्बल क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपको गुण इतने ध्यान रखने हैं, तब जाके चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात में आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलते हैं टॉपिक नेक्स्ट, जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम क्या है? वाओ, बेहतरीन टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग घर मकान बनाते हैं, तो किसी को ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? गुम्मा की, बालू की, सीमेंट की। ऐसे अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे तो यहां पर भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है। और वो क्या है? वो आपके पास होने वाला है यहां पर वैद्युत द्विध्रुव में जो हमारे पास आवश्यकता पड़ती है सामान की, वो सामान हमारे पास होने वाले हैं दो।
वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलता है? दो सामान, और दो सामान कुछ नहीं है दरअसल आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव किससे बनेगा? आवेशों से, आवेशों से, चार्जेस से। सर चार्जेस लेने पड़ेंगे, हाँ कैसे लेने पड़ेंगे वो बता रहे हैं हम आपको। कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके पास एक आवेश है प्लस, ठीक है, एक आवेश है प्लस और एक आवेश है आपके पास माइनस, ठीक है, एक आवेश है प्लस और एक आवेश है आपके पास माइनस, एक आवेश है प्लस और एक आवेश है क्या? माइनस। अगर आपके पास प्लस और माइनस दो आवेश हैं, अगर आपके पास दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, या माइनस और प्लस भी कह सकते हैं, एक आवेश माइनस क्यू है और दूसरा आवेश क्या है? प्लस क्यू है, ठीक है, एक आवेश माइनस क्यू है और दूसरा क्या है? प्लस क्यू है। अगर आपके पास प्लस और माइनस क्यू आवेश हैं और ये किसी दूरी पर रख जाएं, किसी दूरी पर रख जाएं, किसी न किसी दूरी पर रखे होंगे, ध्यान रखिए बेटा, ध्यान देने वाली बात, दो आवेश हैं, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, और प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, प्लस माइनस क्यू है और प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, लेकिन जी हो कैसे? समान परिमाण के हों, समान मैग्नीट्यूड हो, इनकी वैल्यू कैसी हो? दोनों की सेम हो, समान परिमाण हो, ठीक है, समान परिमाण हो, लेकिन प्रकृति कैसी हो? अपोजिट, मतलब नेचर में कैसी हो? अपोजिट। प्रकृति कैसी हो? प्रकृति कैसी हो? विपरीत, विपरीत, प्रकृति कैसी हो? विपरीत। अगर प्रकृति है विपरीत और समान है परिमाण, तो वो क्या बनाएंगे? तो वो क्या बनाएंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश समान परिमाण के हैं, लेकिन प्रकृति में एक प्लस एक माइनस, और परिमाण का मतलब 4 कूलम ये 4 कूलम ये 5 कूलम ये 5 कूलम ये 8 कूलम ये 8 कूलम ये मतलब है, ठीक है। तो जब क्या होता है? समान परिमाण किंतु प्रकृति में आवेश किसी दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो इस प्रकार का बना हुआ निकाय द्विध्रुव कहलाता है। उस दूरी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या? आपका 2l। क्या कंसीडर कर लेते हैं? 2l, ठीक है, क्या कंसीडर कर लेते हैं? 2l। तो ए पॉइंट पर रखा है माइनस क्यू, बी पॉइंट पर रखा है प्लस क्यू, सॉरी हाँ प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी है 2l। तो ये ए बी क्या बन गया यहाँ पर? ए बी क्या बन गया अपना यहाँ पर? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बन गया, जो किससे बना? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश और इनके बीच की दूरी 2l से। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बनी? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बनी? जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकार या विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों, तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़िया सर, ठीक है, एकदम क्लियर है, बढ़िया। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या होता है सर? जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी से। किससे? पी से। अब फिजिक्स में अगर पी दिखेगा तो P4 पैरेट नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा Q इंटू 2L, यानी इन दोनों आवेशों से मैं एक आवेश का परिमाण उठा लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी उठा लो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी उठा लो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। अब कोई भी क्वांटिटी जब आप सीखते हैं तो आपको क्या सीखना होता है, उसका मात्रक, विमा और डायमेंशन, मात्रक यूनिट, डायमेंशन एंड क्वांटिटी देखते हैं कैसी है, ठीक है। तो पी जो हमारे पास है, इसका अगर हम यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, ठीक है, विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें और राशि की बात करें, ठीक है, तीनों बातें कर लेते हैं, तीनों बातें कर लेते हैं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है आपके पास, इसको आप P से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला है Q × 2L, Q × 2L। तो Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम, क्या होता है, कूलाम। और 2L क्या है, उनके बीच की दूरी, जिसका मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक क्या बन गया, कूलाम मीटर। आवेश की यूनिट आपको सिखा के आए हैं, जिसकी यूनिट होती है क्या, डायमेंशन होती है AT और लंबाई की यूनिट होती है L, तो क्या बन गया, ATL, ठीक है। राशि आपके पास होने वाली है सदिश, कैसी राशि होने वाली है बेटा, सदिश। सदिश होगी तो दिशा आपको ध्यान रखना है माइनस से Q, माइनस से प्लस की ओर, दिशा कहां होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव था और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, क्या था, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, समझते हैं क्या कहानी हमारे पास है। बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत जो बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति, अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। कई बार ये टॉपिक ऐसे लिख के नहीं आता, तो ऐसे लिख के आता, ध्यान से सुनेंगे, कई बार ऐसे लिख के आता है एक्सियल लाइन पर, तो इसमें ऐसे लिख के आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये लिख के आता है। अगर ये लिख के नहीं आएगा तो फिर ये लिख के आएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है आपको, अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। हमें ये पता है कोई भी डेरिवेशन करने के लिए, कोई भी डेरिवेशन करने के लिए आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहे हैं, आपको सबसे पहले उस हेडिंग को पढ़ना होता है और उससे जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसको, जानकारी को आपको डायग्राम बना लेना होता है, फिर आपको आगे बढ़ना होता है, फिर आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। इस डायग्राम से आपको क्या क्या जानकारी मिल रही है, एक जानकारी मिल रही है सर वैद्युत द्विध्रुव की के कारण अक्षीय स्थिति की, और एक जानकारी मिल रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी ई निकालना, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास एक कैप्सूल है, आपके पास एक गोली, अगर इस गोली को आपको ध्यान नहीं है, अगर इसने आपने नहीं खाई है, इसको हमने पढ़ा चुके हैं, अगर कोई आवेश प्लस क्यू है, उसके कारण अगर आपको आर दूरी पर, इसके कारण अगर आर दूरी पर तीव्रता निकालनी ई की वैल्यू, तो क्या निकलती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि प्लस के कारण तीव्रता जो होती है वो आवेश से दूर होती है, और माइनस के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। प्लस के कारण दूर और माइनस के कारण कहां होती है, आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो समझते हैं, कहानी समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बनाना है सबसे पहले, तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास दो आवेश होने चाहिए सर। एक आवेश हो गया आपके पास माइनस क्यू और एक आवेश हो गया आपके पास प्लस क्यू, प्लस क्यू, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लिया, थोड़ा बड़ा बना लिया, डायग्राम बड़ा बनाएंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। एक आवेश सर हमारे पास हो गया माइनस क्यू, जो सपोज दैट पॉइंट नंबर ए पर रखा है, और एक आवेश हो गया हमारे पास प्लस क्यू, जो हमारे पास पॉइंट नंबर बी पर रखा है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी हमारे पास होने वाली है कितनी, 2L, कितनी होने वाली है, 2L, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं तो 2L बीच की दूरी हम लोग मान के चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2L है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, शानदार। चलो आगे समझते हैं। आपने कहा था सर वैद्युत द्विध्रुव बना लो, हमने कहा माइनस और प्लस क्यू आवेश मिलकर बना है, 2L दूरी पर रखें तो ए बी क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इसकी अक्ष क्या है, इसकी अक्ष ये है, जो लाइन है इनको मिलाने वाली, इसको कहते हैं अक्ष, क्या कहते हैं बेटा, अक्ष, तो अक्ष कहते हैं इसको, ठीक है, ये अक्ष कहते हैं। अब ये अक्ष में
चाहे यहां अक्ष ले लो जैसे, चाहे यहां पे अक्ष ले लो। तो अक्षीय स्थिति का मतलब है कहीं पर भी, उसकी एक्सिस के अराउंड कहीं पर भी। तो हमने इसी एक्सिस को आगे बढ़ा दिया, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो इसकी अक्ष में कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसकी अक्ष में कोई पॉइंट है यहाँ पर, और इसी पॉइंट P पर क्या निकालनी है, ई निकालना है। इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, ई निकालना है। मान को चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, P पॉइंट पर ई निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करके क्या और मान के चलेंगे वो सुनो। इसका कोई मिड पॉइंट मान ले रहा है बेटा, क्या मान ले रहा है, इसको कोई मिड पॉइंट मान ले रहा है, और मिस पॉइंट का मान ले रहा है O। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है जिसका नाम क्या है, O है, ठीक है। उस O से उस P तक की दूरी को हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, मान ले रहे कि वो दूरी है बेटा R। मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक कोई पॉइंट है P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है सर। इतनी बात क्लियर है। यानी मध्य बिंदु O से आपके पास P तक की दूरी हो गई R, लेकिन हमें मध्य बिंदु से दूरी नहीं निकालनी, हमें द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है। मतलब द्विध्रुव मिलकर के किससे बना है, प्लस और माइनस से। अगर और प्लस और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली तो द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकल आएगी। तो प्लस के कारण P पर तीव्रता निकालनी है, माइनस के कारण तीव्रता निकालनी है, और आवेश से जहां तीव्रता निकालनी होती है वहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे 1/4π Q/r²। तो R भी तो पता होना चाहिए आवेश के कारण जिस पॉइंट पर निकालना है। अब P पर निकालना है तो P पर निकालने के लिए Q से P तक की दूरी और माइनस Q से P तक की दूरी। अगर ये मिड पॉइंट है O, तो ये पूरी दूरी 2L है, तो ऑब्वियसली बात है सर ये L बची होगी यहां से यहां तक, और ये वाली भी सर आपके पास L बची होगी, ये वाली भी L बची होगी, बिल्कुल बची होगी, ठीक है, बिल्कुल बची होगी। चलो समझते हैं। अगर ये वाली डिस्टेंस L और ये L होगी, तो आप हमें ये नहीं बता सकते क्या कि माइनस Q से P तक की दूरी कितनी होगी, बता सकते हो क्या हमें आप, क्या आप हमें बता सकते हो सर? अगर ये वाली R है, ये L हो गई, तो ये डिस्टेंस बेटा R प्लस L हो जाएगी, कोई नहीं रोकने वाला। बढ़िया बात है। तो अब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बात क्लिक कर रही होगी कि प्लस से P तक की दूरी कितनी रही होगी। तो आप कहेंगे सर R में से, इस R में से क्या हटा लो, अब L हटा लो अब। क्या इतनी बात सबको हजम हो गई? क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो आधा डेरिवेशन आपने फिनिश कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप हमें ये बताओ प्लस के कारण तीव्रता हमेशा कहां होती है? तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आवेश से दूर आती है, प्लस के कारण बल जो लगता है वो हमेशा कहां लगता है, बाहर। तो ये तीव्रता सपोज दैट E1 किसके कारण है, प्लस के कारण तीव्रता दूर की ओर, और माइनस के कारण भी P पर निकालना है, क्योंकि द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है। तो माइनस के कारण जो तीव्रता आएगी वो कहां आएगी, आवेश की ओर आएगी। कहां आएगी, आवेश की ओर आएगी, मतलब आवेश की ओर। प्लस के कारण तीव्रता दूर, माइनस के कारण आवेश की ओर, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं E2। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हमारा काम आधा निपट गया। चलो यहां पर हम यहां लिख ले रहे AB क्या है बेटा, AB को क्या माना है आपने, AB को माना है सर द्विध्रुव। तो AB क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। जो किससे मिलकर बना है, जो माइनस बा प्लस Q से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 2L क्या है? आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है, ठीक है। अच्छा P क्या है, P बिंदु है, क्या है, बिंदु है। जहां क्या निकालनी है, जहां E निकालना है सर, O क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा R प्लस L क्या है और R माइनस L क्या है? R प्लस और R माइनस L ये है आपकी प्लस Q से P तक की दूरी, ठीक है।
और माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? माइनस क्यू से पी तक की दूरी आपकी आर माइनस एल है। देखो जरा ध्यान से, माइनस क्यू से क्या है? आर प्लस है, और प्लस से क्या है आपकी आर माइनस एल है। आर माइनस एल है, बढ़िया ठीक है। E1 और E2 क्या है? E1 क्या है? E1 है प्लस के कारण तीव्रता, और E2 क्या है? माइनस के कारण तीव्रता, माइनस के कारण तीव्रता। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब प्लस के कारण तीव्रता आएगी कितनी, माइनस के कारण कितनी आएगी, वो देखो जरा ध्यान से, वो देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ प्लस के कारण तीव्रता कितनी आएगी, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, पी पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितनी आएगी? तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, E1 मान के चल रहे हैं, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q और आवेश से दूरी का स्क्वायर। माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है? माइनस Q से पहले माइनस के कारण प्लस के कारण निकाला है, तो प्लस के कारण P तक की दूरी कितनी है? R माइनस एल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? R माइनस एल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप हमें ये बताओ कि प्लस के कारण सॉरी हो गया, अब माइनस के कारण P पर जो तीव्रता होगी E2 इक्वल टू क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश का आवेश और आवेश से दूरी का स्क्वायर। तो माइनस क्यू से जो दूरी है वो है आर प्लस एल, तो यहां पे लिख देंगे आर प्लस एल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब E1 और E2 तो सर निकालने नहीं थे, निकालना था टोटल तीव्रता। तो एक बात बताओ, एक तीव्रता इधर भाग रही है, एक तीव्रता इधर भाग रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि। एक बल लग रहा है मान लो 5 न्यूटन इधर, एक बल लग रहा है 10 न्यूटन इधर, कहां जाएंगे? इधर को। फिर से 1 न्यूटन 5 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, कहां जाएंगे? इधर। कितने न्यूटन से? 5 से, 10 में से 5 हटा देंगे। ऐसी तीव्रता को चेक करेंगे कौन सी तीव्रता बड़ी है, जो बड़ी होगी उसमें से छोटी हटा देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है, क्यू इसमें है, नीचे वाला नंबर जो छोटा होगा वही क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये R माइनस एल छोटा है, इसलिए ये वाली बड़ी हो जाएगी, E1 बड़ी हो जाएगी। अतः P पर परिणामी या कुल तीव्रता, अतः E पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर सर हो जाएगा आपके पास E1 माइनस E2। चलो समझते हैं फटाफट से। E की वैल्यू, E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे कॉमन, और साथ में Q भी बाहर ले लेंगे। तो क्या बचेगा? 1/4 सॉरी क्या बचेगा आपके पास? क्या बचेगा? यहां बचेगा R माइनस एल का स्क्वायर, और यहां पे बचेगा आपका माइनस का 1/R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का Q रख रहा है, और यहां पे हमने एलसीएम ले लिया। यहां एलसीएम आएगा R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। R माइनस एल के स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा होगा? R प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ बचा होगा R प्लस एल का स्क्वायर, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया होगा, यहाँ बचा होगा R माइनस एल का स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का Q रहा, यहाँ खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2RL, माइनस यहाँ पे साइन लगा लेना और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा काम करेंगे, वो क्या है गौर से सुनो। इसको हमने ऐसे लिखना चाहा है R माइनस एल R प्लस एल का होल स्क्वायर। कैसे हो गया? इसमें भी स्क्वायर था, इसमें भी स्क्वायर था, तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आगे हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे ध्यान से देखेंगे क्या बचेगा? Q बटे ये बचेगा आपके पास R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2RL हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, बढ़िया सर। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का। ठीक है, बढ़िया सर। अब आगे चलो, आगे चलो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है, किससे? एल स्क्वायर से, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में केवल आर स्क्वायर बचेगा। एल स्क्वायर से कहेंगे तुम जाओ, तुम जाओ, मतलब नगण्य मान के उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो चीज बड़ी होती है कंपैरिजन टू छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे 100 रुपया है आपके पास, 1 आध रुपया गिर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही बात है। तो आर का मान बहुत बड़ा है और एल, ये दोनों आवेश रखे कैसे होते हैं? बहुत छोटी दूरी पे, इसलिए एल को बहुत छोटा मानेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे केवल क्या लिखेंगे अपन? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का सेम, Q का Q, RL 2RL कितना हो जाएगा? 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे केवल क्या लिखना है? आर स्क्वायर। एक आर इसको करो, सॉरी, हाँ, आर स्क्वायर और ऊपर कितनी पावर है? 2। ठीक है, 2। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, E इज इक्वल टू, थोड़ा सा जादू कर रहे हैं, तुम लोगों को जादू लगेगा वो। E इज इक्वल टू Q का Q, इस 4 को तोड़ दिया 2 × 2 में, ठीक है, और L को साथ में ले लिया और यहाँ पे 2R लिख दिया, अपॉन R की पावर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 दूनी 4 का 4 सेम रहा, जी 4 था तो 2 2 4, L का L ये रहा, R का R और Q का Q। ये Q × 2L क्या बन जाएगा? Q × 2L क्या बन जाएगा? P बन जाएगा, और ये R इसको कैंसिल आउट करा दो, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 बचा और ये क्या बन गया? Q × 2L। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q × 2L। तो P अपॉन R की पावर कितनी बन जाएगी? 3। ये आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आ गया आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सेव कर लीजिए। आई थिंक आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो रही होंगी, और आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। फिर आगे चलते हैं, चलिए आगे समझते हैं। और ये हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक होने वाला है आज की वन शॉट का, क्योंकि हमने लगभग पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ये एक डेरिवेशन है और इसके बाद एक डेरिवेशन और है, उसके बाद हमारा पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी उसी जैसा टॉपिक है जो हमने अभी किया था, लेकिन थोड़ी सी कहानी इसकी ट्विस्ट वाली है। ठीक है, वो ट्विस्ट क्या है वो समझना है आपको। इसको हम लोग ऐसे लिख के आता है, हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हमारे पास लिख के आता है। ये डेरिवेशन हमारे पास ऐसे लिख के आता है, ऐसे लिख के आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी डेरिवेशन। ठीक है, चलो जैसे अभी इसको स्टार्ट किया था वैसे सिमिलरली इसको भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। वैसे सिमिलरली इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव कैसे बनता है? 2 आवेश से, +Q और -Q। तो हमारे पास कहानी ये होगी, एक आवेश होगा -Q, ठीक है, और एक होगा आवेश +Q। एक आवेश -Q, एक आवेश +Q। थोड़ा बड़ा बना ले ताकि डायग्राम समझ में आ जाए, ठीक है। एक आवेश -Q, एक आवेश +Q, ठीक है। इनको रखा हमने किसी दूरी पर, और ये रखा है A पर और ये रखा है B पर, ठीक है। ये रखा है एक बिंदु पर A पर और एक रखा है B पर। इनकी बीच की दूरी हम कंसीडर करके चल रहे हैं 2L है। कितनी है? 2L है, ठीक है। अब अक्षीय स्थिति तो समझ में आता था, ये एक्सिस की उसी साइड होती थी, उसी साइड होता था ये एक्सिस में, इधर या फिर इधर। निरक्षीय का मतलब होता है इसके परपेंडिकुलर, या तो ऊपर, इसके अक्ष के परपेंडिकुलर या तो ऊपर या नीचे। तो हमने निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट मान लिया यहां पर, इस पॉइंट का नाम है P। इस पॉइंट पर आपको तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब ये तो पता होनी चाहिए तीव्रता निकालनी कितनी दूरी पर है, तो हम ये मान के चलेंगे इस पॉइंट P की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो, उससे R दूरी है। मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर दूरी R है, वहां पर तीव्रता आपको निकालनी है, वहां पर आपको तीव्रता निकालनी है। लेकिन इस दूरी से मतलब नहीं, इस दूरी से तो मतलब है, लेकिन हमें आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होती है। तो हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको मिला देंगे, और प्लस के कारण इस पर निकालने के लिए इसको भी मिला देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो आप, ये जब डिस्टेंस आप मिला देंगे तो ये पूरी कितनी थी? 12, तो ये L बची होगी,
ये वाली भी एल बची होगी। अब ये आर है और जे एल है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। देखो एल एल है और ये बीच की दूरी आर है, तो अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लें और इसको भी थीटा कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज, सॉरी हाँ कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज तो इतना इतना बन जाएगा, लेकिन ये पूरा त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की तरह काम करेगा। ठीक है, चलो आगे समझो कहानी। ठीक है, अगर ये एल है ये आर है, तो यहाँ पे जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो कर्ण स्क्वायर और ये लंब और ये आधार, तो ये कर्ण स्क्वायर बच जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी हो जाएगी प्लस क्यू से पी तक की। सेम यहाँ पर हो जाएगी आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्यू से दूरी। ठीक है, माइनस क्यू से दूरी, बढ़िया है। ठीक, अब सुनो जरा, अभी डिस्टेंस हो गया अपने पास काम। प्लस के कारण जो तीव्रता होती है, प्लस के कारण जो तीव्रता निकलती है वो आपको पता होनी चाहिए कहाँ निकलती है। प्लस के कारण तीव्रता हमेशा आवेश से कहाँ होती है, दूर। तो प्लस के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी प्लस के कारण वो कहाँ होगी, दूर। तो इसको हमने E1 लिख दिया, E1 दूर होगी। और माइनस के कारण तीव्रता हमेशा आवेश की ओर होती है, तो यहां पर हो जाएगी कितनी, E2। ठीक है, E2 हो जाएगी। ठीक है, अगर अब इसको हम लोग इस डायग्राम को, ऊपर वाले डायग्राम को, यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है। यहां पर एक तीव्रता इधर को जा रही है E1, एक तीव्रता इधर को जा रही है E2। इनकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, तो इधर को बढ़ेगी। तो इनका जब रिजल्टेंट आप निकालोगे तो वो रिजल्टेंट इनके बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले हमें इसके घटक करने होंगे। क्या करने होंगे, कंपोनेंट। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये बाहर का एंगल पूरा कितना हो जाएगा आपका, पूरा कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा, तो हमें पता है कोई भी त्रिभुज अगर हमारे पास होता है उसके बाहर का कोण अगर निकालना तो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये पूरा हमारे पास 2 थीटा होगा। तो बीच में अगर ये हमें तीव्रता मिलेगी तो ये एंगल थीटा बनेगा और ये एंगल भी थीटा बनेगा। फिर से देखो बेटा, ये दोनों थीटा है, तो बाहर का जो कोण होता है ये बाहरी तो कोण हो गया, वैसे कोण आउटर वाला, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो थीटा में बांट दिया हमने। अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा बचेगा और ये वाला भी थीटा बचेगा कि नहीं। तो E1 की जो डायरेक्शन है वो किसी ना किसी एंगल के साथ, एक्सिस के साथ, ये हमारे पास जो P थी उसके साथ, इसकी डायरेक्शन के साथ कुछ ना कुछ काम कर रहा है थीटा के साथ। ठीक है, ये अक्षी है, अगर हम इसके पैरेलल लेके चले तो एक्स है। तो अक्ष के साथ E के अगर कंपोनेंट करेंगे हम, तो एक थीटा के साथ जो कंपोनेंट निकल के आएगा यहाँ पर, E1 और E2 के 2 कंपोनेंट निकलेंगे। ठीक है, एक अक्ष में और एक निरक्ष में। ठीक है, मतलब एक अक्ष में और उसकी परपेंडिकुलर। तो E1 का अगर यहाँ पर करेंगे तो ये वाला घटक आएगा थीटा के साथ कॉस में, E1 cos थीटा। उसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो यहां पर आएगा E1 sin थीटा। E के घटक हो गए दोनों, E के घटक करने थे इसके, तो एक नीचे वाला घटक कॉस में और इसके परपेंडिकुलर साइन में। ऐसे E2 के घटक ये वाला करेंगे अगर इसी के साथ, तो ये वाला क्या आएगा, E2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये E2 sin थीटा हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आपका काम बहुत आसान हो गया, ये मान लो आप, ये डायग्राम आपको परफेक्टली आना चाहिए। ठीक है, अगर E1 की बात करें हम, ठीक है, तो हम बात करें प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, E1 बराबर क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की डिस्टेंस कितनी है, प्लस से ये वाली, तो ये सर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता E2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। इतनी बात क्या क्लियर है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। हम चूंकि देख पा रहे हैं बेटा, चूंकि E1 का मान किसके बराबर है, E2 के बराबर है। अगर E1 और E2 बराबर है, देखो बिंदु P पर तीव्रता निकालने की 4 तीव्रताएं हो गई, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, तो चारों को जोड़ना है जनरली। तो E1 E2 तो है बराबर, sin थीटा यहाँ है, sin थीटा यहाँ है, तो डायरेक्शन कैसी है इनकी, अपोजिट। एक 5 से खींच रहा है, कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। ठीक है,
अब E1 cos थीटा इधर काम कर रहा है, E2 cos थीटा भी इधर काम कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखो, चूंकि E1 sin थीटा बा E2 sin थीटा के मान बराबर बा विपरीत हैं, बराबर हैं लेकिन कैसे हैं, विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को काट देंगे, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, अतः जो पी पर तीव्रता आपको मिलेगी बेटा, अतः पी पर परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा बा E2 cos थीटा के योग से प्राप्त होगी। योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योग से प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, कैसी है, सेम। तो पी पर जो कुल तीव्रता आपको मिलेगी, वो क्या मिलेगी, E बराबर मिलेगी आपको E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब E1 और E2 के मान है कैसे, बराबर हैं, इसलिए E बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, E cos थीटा या E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह पे भी E1 रख देंगे तो E1 cos थीटा हो जाएगा। E1 cos थीटा तो जोड़ देंगे तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बढ़िया सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो बेटा, E का E जो हमारे पास 2 है उसको 2 लिखा रहने दो, ठीक है, 2 का 2 लिखा रहने दो। E1 की वैल्यू रखो यहां से, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q का Q और R का मतलब है रूट ऑफ R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा इसमें है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है, आधार देखो इसमें, इस ट्रायंगल में आधार क्या है, बेस L है, कर्ण क्या है, रूट ऑफ R² प्लस L² है। तो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे, E का E और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इस 2 को यहां लिख ले रहे, या Q का Q यहां लिख रहे हैं, 2 को यहां लिख ले रहे हैं और आधार की वैल्यू लिख ले रहे हैं L। देखो Q का Q, ये 2 यहां लिख लिया और एक आधार की वैल्यू क्या लिख ली है, L। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, कर्ण की वैल्यू शिफ्ट कर लेंगे यहां पर, पहले तो R² प्लस L² का सेम लिख दो, सॉरी इस पर S², ठीक है, साफ करके लिख दो यार दोबारा से, ठीक है। तो ये अपने पास R² प्लस L² बचा, कर्ण की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ R² प्लस L² और रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, रूट का मतलब 1/2, तो कर्ण की वैल्यू हमने रूट के अंदर 1/2 लिख लिया, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां पे पावर 1 है, यहाँ आधी है, तो आधी प्लस 1 को जब आप ऐड करोगे तो 2 एलसीएम, तो 1 + 2 यानी 3/2 हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L क्या बनेगा, P, तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, ठीक है, तो ये बन गया P, और नीचे बचा अपने पास R² प्लस L² की पावर 3/2। अब चूंकि फिर से वही R² का मान बहुत बड़ा है, किससे, L² से, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, R² प्लस L² की जगह पे केवल क्या लिखोगे आप, R²। फिर बढ़ाते हैं आगे, तो E का E 1/4 पाई एप्सिलॉन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P का P और R² प्लस L² की जगह पे केवल R² और की पावर कितनी है, 3/2, ऊपर 3/2, एक पावर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R³। ये हमारे पास डेरिवेशन होता है कंप्लीट निरक्षीय स्थिति का। क्या समझ में आया, सर निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आई है और अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आई थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है अक्षीय वाली तीव्रता निरक्षीय स्थिति की दुगनी होती है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारी बात एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है,
तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर ले रहे, फिर हमारे पास पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो टॉपिक की बात करते हैं, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, ये क्वेश्चन भी थोड़ा हमसे अलग तरीके से पूछता है, वो सुन लीजिए आप। ये क्वेश्चन हमसे ऐसे आता है, 2025 में आया था, ये 2025 में आया था। पहला क्वेश्चन था, आप उसको उठा के देखेंगे यूपी बोर्ड के सेट नंबर जारौन वाले में, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये हमसे कहता है, ऐसा आता क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ऐसा भी होता है, लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। ये क्वेश्चन हमसे आता है, ये क्वेश्चन हमसे आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे ऐसे लिख के आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बलागुण या डायरेक्ट ये वाला ऐसा डेरिवेशन हमारे पास आता है। ठीक है, चलो समझते हैं कहानी। सबसे पहले से देखो क्या हमारे पास गिवन है। सबसे पहले गिवन है एक समान वैद्युत क्षेत्र, फिर गिवन है वैद्युत द्विध्रुव, फिर गिवन है बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये समझते हैं। ये तीन चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। कैसे बनता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हमें कैसी खींचनी है, समांतर खींचनी है। वैद्युत बल रेखाएं कैसी खींचनी है, समांतर। जब वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं और इनके बीच की दूरी सेम होती है तो ये क्या बनाती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान क्या हो गया बेटा, वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर अगर आवेश जाएगा तो उसके ऊपर सब जगह बल सेम लगेगा, सब जगह बल सेम लगेगा। ठीक है, सेम लगेगा। चलो ये तो हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या रखना है इसमें, द्विध्रुव। अब द्विध्रुव को रखना है तो द्विध्रुव को सपोज दैट इसको किसी ना किसी एंगल बनाते हुए हम रख ले रहे हैं। एक द्विध्रुव हम बना के रख ले रहे हैं। और द्विध्रुव कैसे बनता है, इसमें हमारे पास दो आवेश होने चाहिए, एक आवेश यहां और एक आवेश यहां। माइनस, मान लो माइनस क्यू यहां रखा है और प्लस क्यू यहां रखा है। ठीक है, दो प्लस क्यू हो गया और इनके बीच की दूरी सपोज दैट 12 है। कितनी है, 12 है। और ये रखा है ए पॉइंट पर और ये रखा है बी पॉइंट पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हमारे पास कोई द्विध्रुव हो गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा है, सपोज दैट ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सुनो बेटा। ई बराबर क्या सीखा था आपने, एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर यहां पे देखो तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, क्यू नॉट इंटू ई या ई इंटू क्यू नॉट। मतलब ध्यान देना है आपको, काम की बात सुना रहे। कोई भी आवेश क्यू अगर वैद्युत क्षेत्र ई में जाता है, कोई भी आवेश क्यू अगर वैद्युत क्षेत्र ई में जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है, मतलब उसका स्वागत करता है। कोई भी आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उस पर बल लगेगा, एफ बराबर कितना, क्यू इंटू ई के बराबर। सर अगर आवेश प्लस है तो बल कहां लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। आवेश प्लस है तो बल कहां लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। आवेश अगर माइनस है, प्लस क्यू आवेश है तो बल कहां लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। आवेश अगर माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लेकिन बल का मान क्यू इंटू ई के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो उस पर बल लगता है, कितना लगता है, उस पर बल लगता है एफ बराबर क्यू ई के बराबर। तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास बल रेखाएं हैं तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है प्लस ई। जो बल रेखाएं हैं वो क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र ही तो है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर कौन गया, आवेश, एक प्लस गया एक माइनस गया। प्लस पर बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इस पर बल लगेगा इधर, कितना लगेगा सर, एफ कितना, क्यू इंटू ई के बराबर। और माइनस पर भी फोर्स लगेगा लेकिन इधर, कितना, एफ इज इक्वल टू फिर से क्यू ई। ठीक है, क्यू ई, बढ़िया। अब देखो जरा कॉन्सेप्ट, एक बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक बल इधर को खींचेगा, एक बल इधर को। तो ये बल क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे। इस दोनों बलों के कारण ये जो द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा या घुमाने का प्रयास करेगा। तो जो बल आघूर्ण होता है वो होता क्या है, दो बलों का एक जोड़ा होता है।
दो बलों का क्या होता है, एक जोड़ा होता है। जो हमारे पास बल आघूर्ण होता है वो दो बलों का जोड़ा होता है और दोनों बलों के मान परिमाण में समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। जब दो आवेश जिनकी डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मान समान होते हैं तो वो एक बल आघूर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बल युग्म का आघूर्ण बनाते हैं। बेटा ध्यान रखना है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण जिसको हम टाउ लिखते हैं। बेटा क्या लिखते हैं, टाउ। टाउ टाउ से प्रदर्शित करते हैं बेटा बल आघूर्ण, किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर हमारे पास होता है बल, क्या होता है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी कौन है, ये बल इधर, एक बल इधर, तो ये लंबवत दूरी ये हो गई। ये यहाँ पे एक लाइन खींचोगे जब आप, ये परपेंडिकुलर ये लाइन। ठीक है, सपोज ये पॉइंट सी है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी BC, इसको हमें निकालना है, ये होगी लंबवत दूरी। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये क्या है, कर्ण, और ये आपका सॉरी ये कर्ण है, ये कर्ण है और ये लंब है, और ये नीचे वाला क्या है, आधार है, आधार है। ठीक है, तो कर्ण और लंब में हमें लगाना है तो साइन थीटा लगा लेंगे हम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का तो साइन थीटा हो गया, लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है सर BC, कर्ण की वैल्यू क्या है, 12 है, 12 है। तो BC की वैल्यू अगर आप निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करागे तो BC बराबर आएगा 12 साइन थीटा। कितना आएगा, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। ठीक है, बढ़िया। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, बल कितना है F, लंबवत दूरी कितनी है BC, बल कितने लग रहे हैं, कोई भी एक बल उठा लो, कोई भी एक बल और बीच की दूरी कितनी है BC। तो टाउ का तो टाउ रहा, बल का मान हो गया Q इंटू E और BC की वैल्यू होगी 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, टाउ का टाउ, Q का Q, इस 12 से करेंगे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, और E को यहां कर देंगे साइन थीटा, साइन थीटा। आपको पता है बेटा P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 फिर से क्या बन जाएगा P, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ये हो गया बल आघूर्ण का फॉर्मूला, ये हो गया बल आघूर्ण का फॉर्मूला। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो जरा काम की बात, अब ध्यान सुनो जरा काम की बात। P सदिश राशि, E सदिश राशि और टाउ भी सदिश राशि होगी, तो टाउ बराबर हमारे पास निकल के आएगा P क्रॉस E। क्या निकल के आएगा, P क्रॉस E। आपने देखा होगा AB इज इक्वल टू EB साइन थीटा, ऐसे ही टाउ बराबर P क्रॉस E हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो केस निकल के आते हैं, यहाँ पर केस दो निकल के आते हैं। केस नंबर फर्स्ट निकल के आता है अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, यानी जो द्विध्रुव है वो वैद्युत की दिशा में आ जाए, द्विध्रुव वैद्युत की दिशा में आ जाए तो थीटा 0 बनेगा, और थीटा 0 बनेगा तब टाउ क्या होगा, टाउ बराबर होगा सर P साइन 0, और साइन 0 का मान सबको पता है बेटा कितना होता है 0, तो टाउ कितना लगेगा 0। यानी 0 कंडीशन में अगर द्विध्रुव वैद्युत की दिशा में होता है तो बल आघूर्ण काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना है। अगर टाउ 90 है बेटा, केस नंबर सेकंड, टाउ इज इक्वल टू 90, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 है, तब क्या बनेगा, टाउ इक्वल टू PE साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो क्या बनेगा, केवल PE बनेगा। दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क और दिस इज मिनिमम टॉर्क। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो ये वन शॉट आपके लिए होने वाला था। आई थिंक आपको पूरा वन शॉट एकदम से समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि लंबा हो गया, लगभग 2 घंटे का वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना रुके आपके सामने 2 घंटे मैंने जो मेहनत की है वो आपको दिख रही होगी। अगर चैनल में जुड़ना है, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि चैनल की ग्रोथ हो। और जैसे ही चैनल की ग्रोथ होती है तो मैं आपके साथ इस तरीके से मेहनत आगे करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा। छोटे बच्चों से प्यार जरूर करना है, बड़े लोगों का सम्मान जरूर करना है और अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा बनाना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।